आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। अमेरिकी पाबंदियों से भरनाई ईरान की IRGC दी बड़ी धमकी, कहा अगर हुक्म हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कर देंगे बंद। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दिया मुस्लिम अलायंस बनाने का मशवरा, कहा हम मिलकर करेंगे गजा की तामीर। इजराइल में नेतन्याहू की मुखालफत बढ़ी, बेन गुविर बोला पूरे मिडिल ईस्ट में हमारा बन रहा मजाक। दूसरा लीडर बोला हमास हमारे मुंह पर हंस रहा। और ट्रंप ने कहा पुतिन से हो गई है बात, जंग खत्म करने पर हैं राजी रूसी सदर। क्रेमलिन ने दावे पर साधी खामोशी। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 9 फरवरी 2025 है आज और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले ईरान की मिलिट्री ताकत और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जुड़ी हुई एक खबर है। ईरान ने एक बड़ी धमकी दी है और कहा है कि अगर हुक्म हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर सकते हैं। लेकिन ये ईरान की हुकूमत नहीं बल्कि IRGC ने कहा है। IRGC नेवी के कमांडर रियर एडमिरल अली रजा तांगसेरी ने कहा है कि उनकी नेवी पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की ताकत रखती है, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं करेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ समंदर का एक पतला सा रास्ता है जहां से होकर तेल के टैंकर्स और बाकी व्यापारी जहाज गुजरते हैं, खासतौर से खलीज के, और ईरान का भी उस रास्ते से गुजरते हैं। तो अगर ईरान ने वो बंद कर दिया तो गल्फ कंट्रीज को बड़ा नुकसान होगा। ईरान के पास पूरी मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सके, ये अली रजा तांगसेरी ने कहा। क्या क्या जरा की पॉइंट समझिए। फिलहाल ईरान ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसके मिसाइल्स, ड्रोन्स और वॉरशिप इससे ज्यादा एडवांस्ड है, ये तांगसेरी ने कहा। और ये भी कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को जीरो करने की अमेरिका की धमकी बेकार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का फैसला ईरान की टॉप लीडरशिप करेगी, यानी सीधे खामनेई साहब करेंगे, और IRGC उसी के मुताबिक अमल करेगी, उस फैसले के मुताबिक। ईरान का कहना है कि उसकी मिलिट्री पावर इतनी ज्यादा है कि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की जरूरत नहीं। अगर कोई मसला हुआ तो फिर हम वैसे ही निपट लेंगे, ये रास्ता तो बाद की बात है। तान धंधा तो हमारा चल ही रहा, तेल तो हमारा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ना अभी ईरान पर। स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। 20% का आप खरबों अरबों रुपए में अंदाजा लगाइए। अगर ईरान इसे बंद करता है तो ऑयल प्राइसेस आसमान छू सकते हैं, ऑयल के दाम में आग लग जाएगी। US नेवी और उसके अलाइज इसे खुला रखने की कोशिश करेंगे, जिससे खुली जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ईरान बंद करने पर आमादा होगा अगर वो ऐसा चाहेगा तो। ईरान का अपना मफाद भी है इसमें। ईरान भी इस रास्ते से तेल भेजता है, इस्तेमाल करता है इस रास्ते का, इसलिए फिलहाल वो इसे बंद नहीं करेगा, वरना अपना बिजनेस ठप कर लेगा। मिलिट्री सुपीरियरिटी क्या है? ईरान की मिसाइल्स, ड्रोन्स और वॉरशिप्स की ताकत बहुत ज़्यादा है, जो एक बड़ी डिटरेंस है। डिप्लोमेटिक कंसिडरेशंस वो भी समझिए। स्टेट को बंद करना सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि एक सियासी यानी पॉलिटिकल फैसला भी होगा, जो ईरान की टॉप लीडरशिप करेगी। लिहाजा IRGC ने यह कहा कि जब हुक्म होगा तब हम ऐसा करेंगे। नतीजा क्या होगा? रिजल्ट्स को समझिए। रीजनल डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर का इजाफा। ईरान सिर्फ मिलिट्री ताकत पर नहीं बल्कि स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी पर भी फोकस कर रहा है। रीजनल टेंशन बरकरार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक फ्लैश पॉइंट बना रहेगा, लेकिन फिलहाल ईरान और US के दरमियान बड़ा मिलिट्री एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वो सीधे जंग में इंडल्ज हो जाएंगे। ईरान की मिलिट्री डिटरेंस मजीद मजबूत है। ईरान ने दिखाया है कि उसकी असली ताकत उसके एडवांस मिलिट्री एसेट्स में है, उसके जंगी साजो सामान में है, ना कि सिर्फ स्ट्रेट बंद करने की सलाहियत उसके पास। उसके पास लड़ने का मादा, गूदा, सामान, सट्टा सब मुहैया है। अब इस खबर पर एक फाइनल कमेंट करना चाहूंगा कि ईरान ने यह वाजे कर दिया है कि वो पूरी मिलिट्री पावर रखता है, मगर फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद नहीं करेगा। अमेरिका के सैंक्शंस और धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं है, और वो अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर से अपनी ताकत लगातार दिखाता रहेगा। दूसरी खबर का रुख करते हैं, ये भी ईरान से ताल्लुक रखती है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने एक इंटरनेशनल मुस्लिम अलायंस बनाने की तजवीज़ दी है, जो गजा की मदद और उसकी दोबारा तामीर के लिए काम करेगा। इसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज जुड़ सकें, ऐसा मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है। पेज़ेश्कियान का कहना है कि इस्लामिक कंट्रीज मिलकर गजा को रीबिल्ड कर सकती हैं, उसकी दोबारा तामीर कर सकती हैं और फ़िलिस्तीनी आवाम की मदद कर सकती हैं। एक तरीके से गजा से अमेरिका और इजराइल को दूर रखने की ये तजवीज़ दी है ईरान के सदर ने। गजा के रेजिस्टेंस और वहाँ के लोगों के लिए ईरान ने अपनी मुकम्मल हिमायत का भी इजहार किया है। पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ज़ायनिस्ट रजीम के खिलाफ गजा के लोगों की मुखालफत और उनकी कुर्बानियाँ तारीफ़ के काबिल हैं। पेज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामी मुल्क मिलकर गजा को दोबारा जिंदा कर सकते हैं और यहाँ के लोगों की जिंदगियाँ
बेहतर बना सकते हैं। अब देखते हैं कि उनकी इस तजवीज़ पर कौन सा मुस्लिम ब्लॉक या मुस्लिम अलायंस बनता है और कौन ममालिक उसमें शामिल होते हैं। अब बात इजराइल की, जहां पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक लॉबी तैयार हो रही है और उनकी मुखालफत खुद इजराइल में बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथी मिनिस्टर, आपको याद है, बेन गुविर, उसका कहना है कि नेतन्याहू की मुर्दारी ने इजराइल को एक मजाक बनाकर रख दिया है और मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क और उसके लोग इजराइल के ऊपर हंस रहे हैं, वो भी पेट पर न जाने कहां कहां हाथ रख के। फॉर्मर इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गुविर ने नेतन्याहू की गजा पॉलिसी पर सख्त तनकीद की और कहा कि इजराइल मिडिल ईस्ट का मजाक बन गया। यस, इजराइल मिडिल ईस्ट का मजाक बन गया है, ये बेन गुविर का कहना है। बेन गुविर का कहना है कि नेतन्याहू की हुकूमत ने ह्यूमैनिटेरियन एड देकर गलती की है गजा के लोगों को, क्योंकि ये सीधे हमास को फायदा पहुंचा रही है। इनका ये कहना है कि गजा में लोग भूख से तड़पते तो तड़पते रहे। अमेरिका के प्रेशर पर झुकने को बेन गुविर ने गलत करार दिया और कहा कि इजराइल को अपनी पॉलिसीज इंडिपेंडेंट रखनी चाहिए थी, अमेरिका के प्रेशर में आकर सीजफायर नहीं करना चाहिए था। बेन गुविर ने फिलिस्तीनियों के लिए एक वॉलंटरी माइग्रेशन प्रोग्राम का मुतालबा किया है, जिससे गजा के लोगों को गजा से निकालने का प्लान बनाया जाए। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से गजा के लोग अपनी ज़मीन छोड़कर चले जाएंगे, जैसे ही अपनी मर्जी से आ गए थे बाहर से, पोलैंड से। ये प्लान का इसने जो है मुतालबा किया है। इससे साफ होता है कि बेन गुविर ने सस्ता नशा लेना अभी बंद नहीं किया है, क्योंकि ये मुंगेरी लाल के ख्वाब है। बेन गुविर ने कहा कि वो तब तक गवर्नमेंट में वापस नहीं आएगा जब तक हमास का मुकम्मल सफाया ना हो जाए। इसका मतलब है कि बेन गुविर अब कभी भी हुकूमत में वापस नहीं आ पाएगा। दोस्तों, इजराइल के अंदर पॉलिटिकल डिवीजन बढ़ रहा है। फार राइट पार्टीज़ यानी कि कट्टरपंथी पार्टीज़ और नेतन्याहू की हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। फ़िलिस्तीनी इशू जो है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बेन गुविर की वॉलंटरी माइग्रेशन पॉलिसी को इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा समझदार मुल्क नहीं है, कुछ बेवकूफ़ों को छोड़कर, जो इस बात की हिमायत करें कि गजा के लोगों को गजा से निकाल कर किसी और जगह बसा दिया जाए ताकि गजा को फिर से बना दिया जाए। नेतन्याहू पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इजराइल के अंदर फार राइट सर्कल्स नेतन्याहू से नाराज़ हैं, जो उसकी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। मिडिल ईस्ट और ग्लोबल रिस्पांस क्या होगा अगर इजराइल ने गजा से फ़िलिस्तीनियों को निकालने की कोशिश भी की, तो बड़ी रीजनल और इंटरनेशनल टेंशन्स पैदा हो सकती हैं। फाइनल बात कहूँगा कि बेन गुविर की तनकीद दिखाती है कि इजराइल के अंदर गजा पॉलिसी पर गहरा इख्तलाफ मौजूद है। नेतन्याहू पर फार राइट ग्रुप्स का, फार राइट लीडर्स का प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन बेन गुविर का वॉलंटरी माइग्रेशन का प्लान इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है, जिससे इजराइलियों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब इसी खबर में एक और खबर जोड़ लीजिए, जो खुद नेतन्याहू के खिलाफ एक अलग सा सुर है। इजरायली लेजिस्लेटर बोला है कि हमास हमारे सामने हंस रहा है। दोस्तों, इजराइल की नाकामी का डंका खुद इजराइल में बज रहा है। इजरायली लीडर और यिसराएल बेतून पार्टी के हेड एविगेदोर लिबरमैन ने एक्स पर कहा कि गजा बॉर्डर के पास घूमते फ़लस्तीनी इजराइल की नाकामी का सबूत हैं। लिबरमैन ने कहा कि हमास डरा नहीं है, बल्कि हमारे सामने हंस रहा है, हमारे मुंह पर हंस रहा है। हम सिर्फ आपको एविगेदोर लिबरमैन का फ़ोटो दिखा रहे हैं। हमने इनकी फ्लैश ये खबर अल जज़ीरा में पड़ी थी। हमने इनके एक्स अकाउंट को जाकर तलाशा तो बंदे ने लॉक कर रखा था। आप भी तलाशिएगा, लॉक मिलेगा, एविगेडोर लिबरमैन। बस इसके फॉलोअर इसकी पोस्ट पढ़ सकते हैं। अब अल जज़ीरा फॉलोअर है, पता नहीं। खैर, बढ़ते आगे। इजरायली फ़ौज ने आज सीज़फायर के बावजूद गजा में 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 3 लोग गजा सिटी में और एक बुजुर्ग औरत खान यूनिस के मशरकी इलाके में जाँ बहक हो गए। मेडिकल सोर्सेज जो हैं, मेडिकल सोर्सेज गजा के, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये हमले सीज़ फायर वायलेशन हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन आ सकता है। इजराइल के इस सीज़ फायर वायलेशन पर ग्लोबल प्रेशर बढ़ने का इम्कान है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस का भी जवाब हमें देखने को मिल सकता है। हमास या दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स इस वायलेशन का जवाब दे सकते हैं बंदूक से, जो दोबारा जंग शुरू होने का सबब बन सकता है। इजराइल का डबल गेम एक्सपोज हो रहा है दोस्तों इस तरफ से। अगर एक तरफ सीज़ फायर, दूसरी तरफ मासूम लोगों का कत्ल, जो इजरायली पॉलिसी की हिपोक्रेसी को दिखाता है, ये डबल गेम और डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर और क्या है? अब इस खबर में मेरा फाइनल कमेंट ये होगा कि सीज़ फायर होने के बावजूद इजरायली आर्मी का गजा में बेगुनाह लोगों को शहीद करना एक खुली जालिमाना कार्रवाई है। ये रीजनल और इंटरनेशनल टेंशन्स और बढ़ा सकती है और गजा के अंदर रेजिस्टेंस को मजीद मजबूत कर सकती है। कुछ खबरें यहाँ से जल्दी सिर्फ अरब कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी अमेरिका के प्लान के ख़िलाफ़ है।
पाकिस्तान की तरफ से भी फॉरेन प्लान्स फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन, मतलब फ़लस्तीन पर जीत हासिल करने या फ़लस्तीन को कब्ज़ाने या गज़ा को कब्ज़ाने, गज़ा के लोगों को माइग्रेट करने का जो प्लान है वो पाकिस्तान को भी रास नहीं आया। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद इशाक डार, उन्होंने ये कहा है कि हमारी कंट्री फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और फ़लस्तीन को कब्ज़ाने की जो प्लानिंग्स हैं उनकी खुली मुखालफत करती है और हम ऐसे किसी भी प्लान के साथ नहीं हैं, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। खैर, फ़लस्तीनियों की ज़मीन को सीज़ करने वाला कोई भी प्लान पाकिस्तान ने भी रिजेक्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ बोले एक लीडर माने जाते हैं और इत्तेफाक की बात है कि वो अमेरिका के दोबारा प्रेसिडेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्हें कॉल किया है और कॉल करके ये कहा है कि अब छोड़ो यार, बहुत दिन हो गए लड़ते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि रशिया के लीडर जो हैं पुतिन, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद यूक्रेन के साथ जंग ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक रिपोर्ट है जो अनादोलू ने भी छापी है। पुतिन वांट्स टू सी पीपल स्टॉप डाइंग, कहा है कि पुतिन चाहते हैं कि वो अब लोगों को और मरता हुआ ना देखें। और ये सब कुछ ट्रंप ने कहा कि हमारी फ़ोन पर बातचीत जो हुई पुतिन से उसमें कहा गया। अब हमने कहा कि रशियन अखबार सरकारी एजेंसी टास में समझें इस खबर को। तो क्रेमलिन जो है फ़िलहाल इन तमाम खबरों के शाया होने पर खामोश है, यानी पुतिन का जो ऑफिस है वो इस पर जवाब नहीं दे रहा है कि जो दुनिया के अखबारात में बात छप रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की और पुतिन यूक्रेन के साथ जंग बंद करने के ख्वाहिशमंद हैं। क्रेमलिन का इस पर क्या कहना है, राष्ट्रपति के जो ऑफिस है उसका क्या कहना है पुतिन के? तो इस पर फ़िलहाल क्रेमलिन चुप है कि पुतिन और ट्रंप की बात हुई भी नहीं हुई, किस हद तक हुई, क्या कुछ तय हुआ। चिले जो एक कंट्री है उसमें जो है वहाँ भी आग लग गई है, कर्फ्यू भी लगाया गया है वाइल्ड फायर की वजह से। स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान वहाँ पर किया गया है। हालात वहाँ पर ख़राब हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि तबाही आ गई, क़यामत आ गई, अज़ाब आ गया, क्योंकि आपने पीछे कई वीडियोज़ में देखा होगा भोले भाले लोगों को बहुत कुछ थंबनेल लगा के बहका दिया जाता है। वहीं है अमेरिका, वहीं है लॉस एंजलिस, आग बुझ चुकी है, कोई तबाह नहीं हुआ। बिलियन के डॉलर्स के हथियार भेजे जा रहे हैं, बहुत से लोगों को बिलियंस ऑफ मदद अमेरिका ही दे रहा है। तो फिलहाल चिली में भी ये आग लगी हुई है और चिली के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक, उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ख़ास तौर से दो रीजन है, मौले और न्यूबिल, वहाँ पर ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज की गई है। और एक ख़बर जो है वो माली से है, अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पर 25 गोल्ड माइनर्स जो सोने की तलाश करते हैं, सोना खोद कर लाते हैं, उनको 25 गोल्ड माइनर्स का कत्ल कर दिया गया है। 13 लोग ज़ख्मी हुए हैं क्योंकि टेररिस्ट के जो यहाँ पर मूवमेंट्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने उनके ऊपर ओपन फायरिंग की एक एम्बुश लगाने के बाद, और इसके बाद उनकी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई नॉर्थ ईस्टर्न माली में, और 25 गोल्ड माइनर्स को कत्ल कर दिया गया, जबकि 13 ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में कई की हालत जो है वो ख़राब बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे। खबरों के खादिम आदिल खान आज़ाद को दीजिए इजाज़त, और माजरत इस बात के साथ आखिर में कि भाई लेट हो रहा हूँ। आप में से कोई अगर ख़बरें लिख सकता है जैसी मैं पढ़ता हूँ, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मेल है, ज़रूर बताइएगा। एक सम्मानजनक राशि, एक अच्छी पेमेंट आपको दे दी जाएगी, लेकिन काम करना पड़ेगा, दिन और रात जागना पड़ेगा। पीस ऑफ वर्क उस पर भेजिएगा मेल पर। थैंक यू। और कोई एंकरिंग करना चाहता है तो भी अपना पीस ऑफ वर्क उस पर भेजिएगा। इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात करना मुमकिन होता नहीं है। मैं तो घर में रहकर बात नहीं कर पा रहा हूँ, ऑफिस जाता हूँ तो बात नहीं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।